बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और अंदर की कहानी मेरे पास है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और उसका ताल्लुक़ मरियम नवाज़ शरीफ के उस मुतालबे से है, उस मांग से है, या मैं कहूँ उस चैलेंज से है जो मरियम नवाज़ ने साहिवाल में किया था। मरियम नवाज़ ने आम इंतखाबात के लिए दो टोक शर्त रखती है। मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, और वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो ये चाहती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। अब तराजू के पलड़े बराबर करने का मतलब ये है कि जी इमरान खान को भी या नाअहल किया जाए, या फिर नवाज शरीफ की जो नाअहली है, जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको ख़त्म किया जाए। कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज़ ने इस अज़्म का अयादा किया है, और ये ऐसे ही हवा में इस अज़्म का अयादा नहीं कर लिया। वो मरियम नवाज़ इमरान खान थोड़ी है कि जो भी मुंह में आएगा जो दिल करेगा बोल देंगी। मरियम नवाज़ ने जब इस अज़्म का अयादा किया कि जी नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म और इमरान खान को कटहरे में खड़ा करेंगे, तो इसके पीछे एक कहानी है, और ये कहानी कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। एक इसका बैकग्राउंडर है, और बैकग्राउंडर वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, ऑफिशियली तो वैसे टेक्निकली तो वहाँ से शुरू होता है जब से पैनामा शुरू हुआ, लेकिन हम ज़रा थोड़ा इतना दूर नहीं जाते, थोड़ा करीब रहते हैं, मतलब नियर पास्ट की बात करते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर हुकूमत बनानी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी होनी थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होना था। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम करने के लिए रोड़े नहीं अटकाने थे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इमरान सरकार गिरी, इमरान सरकार घर गई, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई किसने हुकूमत बनानी है, तो जी पीडीएम की हुकूमत बननी थी। अब वजारत उज़्मा किसने बनानी है, वो शहबाज शरीफ ने बनानी है, वो शहबाज शरीफ बनेंगे, वजारत उज़्मा पर बैठेंगे, वो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब ने डिसएग्रीमेंट किया था, मरियम नवाज़ ने भी डिसएग्रीमेंट किया था। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब, इनका ये स्कूल ऑफ थॉट और इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था नवाज शरीफ साहब का कि भाई हमें इस किस्म का कोई मज़ीद एडवेंचर नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मिसट्रस्ट है, था, अभी भी है, ये मैं दावे से कह रही हूँ, ये बात मैं दावे से कह रही हूँ, आप किसी से भी जाके चेक कर लें। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अदम एतमाद है। फैज़ की बाकियात को नहीं होगा अदम एतमाद, लेकिन ट्रस्ट मी जनरली जितने भी जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अदम एतमाद है। जुडिशरी की सूरत हाल आपके सामने है, जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी अदम एतमाद है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि भाई चीख चीख कर जलसों के अंदर सिटिंग जजेस के बारे में ये बात की जा रही है, तराजू के पलड़े को बराबर करने की बात की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ बात मरियम नवाज़ नहीं कर रही है, ये सिर्फ बात नून लीग नहीं कर रही है, बल्कि जो बात नून लीग कर रही है वो पीटीआई भी करना शुरू कर देती है। पीटीआई को भी अब कीड़े नजर आ रहे हैं जुडिशरी के अंदर। पीटीआई भी कह रही है कि अच्छा जी मरियम ऐसी बातें कर रही हैं जजेस के बारे में, तो मरियम के ऊपर कंटेम्प्ट क्यों नहीं हो रहा, मरियम के ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही है, मरियम के जो अब्बा जी हैं वो बाहर हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई। ये पीटीआई ने, जो नून लीग ने करना है ना, पीटीआई ने उसको पीछे कॉपी करना है और एक ख़राब कॉपी करने की कोशिश करनी है। वेल दैट्स अ सेपरेट डिबेट एंड दैट्स अ स्मॉल लिटिल डिबेट, यू नो, ज़रा छोटी डिबेट है। जो बड़ी डिबेट है वो ये है कि भाई आखिर मरियम नवाज़ को ये मुतालबा क्यों करना पड़ा, आखिर मरियम नवाज़ को इतना खोल करके सच क्यों बोलना पड़ा, या मरियम नवाज़ को ये शर्त क्यों रखनी पड़ी। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई जुडिशरी को कोई मैनेज कर रहा है, अभी भी मैनेज कर रहा है एक हद तक, एक लेवल तक। वो लेवल कौन सा है और उस जुडिशरी को कौन मैनेज कर रहा है, ये मैंने आपको बताना है अब से थोड़ी देर में। लेकिन ज़रा मैं पहले बिल्टअप कर लूँ, तसलसल बना लूँ। तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके नतीजे में शहबाज साहब शेरवानी पहनने लगे थे। नवाज शरीफ ने कहा नो, नहीं भाईजान नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं, ऐसे ना करें, आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। उसके बाद शहबाज साहब ने किस ना किस तरह कन्विंस किया, मुशावरत हुई, ज़ाहिर सी बात है, मुशावरती अमल होता है, बड़ा रख रखाव है, ख़ानदान में भी रख रखाव है, सियासत में भी रख रखाव है। सो उसके बाद ओथ ले लिया। ओथ लेने के बाद फिर ये बात हुई कि इंतखाबात होने चाहिए। याद है आपको, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, जो कि बेसिकली काबीना का भी हिस्सा थी, वो और शहबाज शरीफ साहब लंदन गए नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए। तब भी ये बात हुई कि इंतखाबात में जाना चाहिए, अब बस अब बहुत हो गया, एडवेंचर हो गया, खान को भी घर भेज दिया, उसको भी फिक्स कर लिया, अब इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन तब भी शहबाज सरकार नहीं मानी, और शहबाज सरकार साहब ने ना मानने से मतलब ये है कि उन्होंने, जाहिर सी बात है, ये पूरी चीज़ें बताई जो पाकिस्तान में चल रही थी और जो हालात थे
कि भाई जो PMLN और जो GHQ की जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और मुश्किल ये है कि वो ठीक हो, वो इसलिए क्योंकि GHQ के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये जो PMLN वर्सेस GHQ है ना, ये इसलिए अब हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। पहले तो ऑब्वियसली इसलिए हुआ कि जी नवाज शरीफ को क्यों निकाला, और वो हम सबको पता है कि जिस तरीके से इस साजिश के ज़रिए निकाला गया, अब तो ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई थी। अच्छा, अब जो मैं बात करने लगी हूँ ना, इसको आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि जो PTI के लोग हैं, जो यूथिया सुन रहे होंगे या कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल सुन रहा होगा जो कि एंटी PDM है या एंटी नून लीग है या एंटी पीपल्स पार्टी है, वो तो ये कहेगा देखा जी हम तो पहले ही कहते थे डील है। डील की मैं बात नहीं कर रही, मैं किसी डील की बात नहीं कर रही, मैं किसी गिव एंड टेक की बात नहीं कर रही, मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई सबको इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये पता था कि ये हुकूमत इमरान खान की सिर्फ फेस के लिए है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है। सारे काम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ करते हैं। और अब ये खबरें तो आम है ना, ज़बान ज़दे आम है। अब तो बाजवा साहब खुद कॉलम लिखवाते फिरते हैं कि जी सारा कुछ मैं करदा सी, खान नूं ते कुछ नहीं पता सी, उन्होंने तो अली बेरी भी नहीं आती सी पॉलिटिक्स दी, वो मैं किता, सारा कुछ मैं किता, मैं की नहीं किता खान वास्ते, यू नो, ये सारी चीज़ें। अब इशू ये है कि जब ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी, तो ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए बनी थी कि हम हुकूमत संभालेंगे, हमसे मतलब PDM की हुकूमत, ये मुत्तहिदा जमातों की जो हुकूमत है ये हुकूमत संभालेगी, और आप से मतलब GHQ से मतलब इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि फौज अपने नमूने को संभालेगी। और उसका नमूना क्या था? वो इमरान खान है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि फ्लॉप हो गया, और इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ कि अपना ही कारतूस, चला हुआ कारतूस अपने ही लोगों को मारने के पीछे चल पड़ा है। ठीक है ना? अब जब ये सूरत हाल हुई तो GHQ जो है वो इमरान खान को या वो PTI को उस तरह से फिक्स या संभाल नहीं रहा। संभालने से मतलब ये है कि भाई सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये जुमला आपने पिछले 4 दिनों में मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा। आपने राना सनाउल्लाह साहब से सुना जलसे के बीच में, आपने ये जुमला अयाज सादिक साहब के मुंह से सुना, आपने ये जुमला प्रेस टॉक के अंदर ख्वाजा साद साहब की ज़बान से भी सुना होगा, आपने ये जुमला मरियम नवाज साहिबा की भी ज़बान से सुना होगा। ये वो जुमला है जो ऐसे ही नहीं कह रहे, यही बैकग्राउंडर है जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो फौज है वो अपना किरदार कम करेगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर ये अपनी लुचनी फ्राई करेगी, उसके बाद ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर फौज अपनी लुचनी फ्राई करेगी, तो तभी हम इमरान खान से गेट रेट करेंगे और हम मुल्क संभालेंगे, क्योंकि आपके एडवेंचर ने मुल्क को गड़वा दिया है, मुल्क की बैंड बज गई है। लेकिन फ़ौज को, रिटायर अफसरान को भी 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है और अच्छी खासी सैलरी और पर्क्स मिलते हैं। आम लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी जेबें खाली हैं। ठीक है? सो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि जी तुसी हून अपनी लुच नहीं फ्राई करनी। आप वो जो अपना बंदा लेकर आए थे ना इमरान खान, आपने सिर्फ उसको संभालना है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलेगा, PTI को भी मौका मिले, उसको तो पहले भी बहुत मौका दिया था, साथ में PMLN को और पीपल्स पार्टी को भी मौका मिलेगा और मौलाना साहब को भी मौका मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा। ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं हो रही थी या सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही थी। अब हुकूमत में आए हुए लगभग 1 साल हो गया है और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो ये PMLN वर्सेस GHQ हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हुकूमत तो संभाल ली लेकिन इमरान खान नहीं संभाला। भाई इन सियासी जमातों ने फौज का जो मलबा है, भाई उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था ना इमरान खान का जो डिजास्टर्स हुआ, उसका मलबा इन सियासी जमातों ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन फौज ने इमरान खान का कुछ नहीं किया। ठीक है? मेरिट पर, मैं मेरिट की बात करूँ, आपको पता, मैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को भी फॉलो करते हैं, मेरे प्रोग्राम को भी फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मेरी थिंकिंग ये है कि भाई इशू ये है कि भाई किसी के ऊपर
जानबूझ के ज्यादती नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए फौज लेकर आई थी ना, जो लोग आपको जॉब पर लेकर आते हैं वो आपको फायर भी तो कर सकते हैं ना, वो आपको निकाल भी सकते हैं, वो आपके मालिक हैं। इमरान खान साहब के तो मालिक फौज थी, इमरान खान साहब का मालिक तो जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। इमरान खान साहब कौन सा पाकिस्तान के अवाम के वोटों से आए थे, ठीक है। सो जी ना इन्होंने इमरान खान को संभाला और साथ ही साथ फौज ने ना अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है। 1 साल हो गया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी, वही तो मरियम नवाज आपको जलसों में बता रही है कि या तो ये करो भाई, या तो ये करो। अब वो ये क्यों कह रही हैं, ये इसलिए कह रही हैं, मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूं, नवाज शरीफ ने किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग से मना किया था। नवाज शरीफ ने किसी भी किस्म के फॉर्मूले के साथ ऐसे कर लो मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, ऐसे कर लो मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान, ऐसे कर लो इलेक्शन हो जाएंगे, उस नवाज शरीफ ने किसी भी फॉर्मूले के साथ पाकिस्तान की सियासत में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। नवाज शरीफ की क्या मांग है, नवाज शरीफ की मांग ये है कि जो ज्यादती नवाज शरीफ के साथ की गई और नवाज शरीफ की सूरत के अंदर इस मुल्क के साथ की गई, उस नाइंसाफी और उस ज्यादती की भरपाई की जाए। और वो भरपाई ऐसे ही होगी कि नेम शेम करना पड़ेगा लोगों को और आवाम को बताना पड़ेगा। और अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये मैं आपको बहुत बावसूख जराए से दे रही हूं कि भाई वो जो बाबा रहमतें हैं, जो कि नून लीग के लिए एक जहमत बने हुए हैं, जिनके बारे में मरियम जगह जगह जा करके डैम वाला बाबा कह करके उनके बारे में बात करती हैं, वो अभी तक हायर जुडिशरी को मैनेज कर रहे हैं। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो बाबा रहमते का जो इन्वॉल्वमेंट है जुडिशरी को मैनेज करने का, वो इस हद तक है कि हालिया दिनों के अंदर एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत इंटरसेप्ट की गई, एक बातचीत रिकॉर्ड पर लाई गई, यानी वो रिकॉर्डिंग थी और वो रिकॉर्डिंग कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के हाथ लगी और उस रिकॉर्डिंग के अंदर 2 सिटिंग जजेस, 2 हाजिर सर्विस जजेस को बाबा रहमते जो हैं वो अपनी रहमत बरसाने का कह रहे थे और ये बता रहे थे कि उन 2 जजेस ने अपनी रहमत किस पर बरसानी है और अपनी जहमत किस पर बरसानी है। जहमत बाबा रहमते जो है वो फरमा रहे थे उन 2 जजेस को उस कॉल के अंदर, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, कि भाई आप जो दोनों जजेस हैं ना, आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ऐसी तैसी फेरें। एक बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ नहीं बोल सकती, अगर बोलूँगी भी तो ऑब्वियसली मुझे पता है मेरे कैमरामैन और मेरे जो एडिटर्स हैं वो उसको कट कर देंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके कोट करके, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके कोट करके कहा गया कि कॉल देम, ऐसे करके ये बाबा रहमते ने कहा और उन्होंने कहा कि जी आप जहमत बन जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए और आप अज खुद नोटिस लें और साथ ही साथ आप जुडिशल कमीशन के अंदर पेश करें, इनको इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल ठहराएं। ठीक है, ये जो बातें हैं ये बाबा रहमते ने 2 सिटिंग जजेस के साथ की। जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई, ये मिली कॉन्वर्सेशन, तो ये कॉन्वर्सेशन आगे कन्वे की गई, ये नून लीग को भी कन्वे की गई और साथ ही साथ ये जो कॉन्वर्सेशन है जिनकी हवाले से ये बातचीत है उनको भी कन्वे की गई। यानी बाबा रहमते को भी पता है कि उन्हों की गल फड़ी गई जे, ठीक है, ये उनको भी कन्वे की गई। फिर क्या हुआ, फिर वो हुआ जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है, फिर ये हुआ कि जी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको पता चला कि यार नवाज शरीफ तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बड़े भाईजान बिल्कुल सही सन, ए लोग एतमाद करन दे बिल्कुल काबिल नहीं है, ये तो हमारे साथ डबल गेम हो रही है, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ये मिस कमिटमेंट हो रही है, क्योंकि हमने तो हुकूमत संभाल ली, हमने तो इनके कांड संभाल लिए, हमने तो इनके ब्लंडर संभाल लिए, इन्होंने अपना ब्लंडर नहीं संभाला। तो फिर मरियम नवाज ने कहा कि ना सिर्फ मैं अपने बाप के लिए आवाज़ उठाऊंगी, ना सिर्फ अपने बाप के लिए, अपने वालिद साहब के लिए जंग लड़ूंगी, बल्कि मैं इस हुकूमत के लिए भी जंग लड़ूंगी। और इस जंग में, इस लड़ाई में मैं आपको बता दूं मरियम नवाज के साथ बिलावल शामिल है। बिलावल ऑन पेज है, ऑन द सेम पेज है। वो इसलिए क्योंकि जब अदलिया का तराजू
जब इंसाफ का तराजू बराबर होने की बात होती है तो तब बिलावल ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई लाड़काना का वजीर आजम होगा तो उसको तख्तादार पे चढ़ा देंगे, और बाकी जो दूसरा वजीर आजम होगा उसको लिटरली तरले मिनते करके कहेंगे सरकार कोर्ट आके हमें भी दर्शन करा दो। तो विच मीन्स कि भाई इंसाफ का जो तराजू है वो बराबर नहीं है। ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना नून लीग खुश है, और ना काफ लीग खुश है, ना JUI खुश है, और ना PTI खुश है, कोई खुश नहीं। और ये बात खुशी की नहीं है। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। तो जब ये हुआ कि दिख रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा, और ये दिख रहा है कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग का मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करूँ बहुत सोच समझ के, कि इसको किसी सूरत में डील, NRO, फलाना टमकाना ये ना समझा जाए। ये फौज को मदद चाहिए थी, ये सियासतदानों को मदद नहीं चाहिए थी, नवाज शरीफ को मदद नहीं चाहिए थी, ये फौज को मदद चाहिए थी, जनरल बाजवा को मदद चाहिए थी, जनरल फैज को मदद चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान पूरे मुल्क को रेत की तरह अपनी मुट्ठी से फिसल रहे थे और फिसलने दे रहे थे। नवाज शरीफ को आज भी मदद नहीं चाहिए। नई डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी, वो बैठे रहेंगे लंदन, नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब का क्या बिगड़ता है, सियासत कर ली, 3 दफा मुल्क के वजीर आजम बन गए, और क्या चाहिए। ये मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, बताइए मुझे नीचे कमेंट में बताइए नवाज शरीफ को और क्या चाहिए। 3 दफा मुल्क का वजीर आजम बनना कोई छोटी बात है? आराम से लंदन में बैठे हैं, ठीक है, कोई छोटी बात है? तबीयत खराब होगी, इलाज कराएंगे, दिल करेगा चहलकदमी करेंगे, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो तो मस्त लाइफ है। क्यों वो इतनी पेन लेंगे जब उनको इस सिस्टम ने सियासत करके बाहर निकाल दिया। तो फिर जब ये सिचुएशन हुई तो फिर ये चीज रखी गई, ये मांग रखी गई। अच्छी चीज इसमें क्या है? अच्छी चीज इसमें यह है कि मरियम नवाज कोई भी चीज बंद कमरों में नहीं कह रही हैं, वो खुलेआम जलसों में कह रही हैं कि भाई पहले इंसाफ और फिर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और होनी चाहिए क्योंकि 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। नवाज शरीफ सिस्टम से आउट था, इलेक्शन से आउट था। मरियम नवाज डिस्क्वालिफाइड थी, सिस्टम से आउट थी, इलेक्शन से आउट थी। उसके पीछे आप जाएं, 2013 का जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई? नहीं दी गई, क्योंकि दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा खतरा बिलावल को था। उन्होंने उस तरह से कैंपेनिंग नहीं की जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को करनी थी। तभी ये जो गुब्बारा है ना इमरान खान का, ये तभी गुब्बारा उभरा। और उस टाइम पर जरदारी साहब ने अंडर एस्टिमेट किया। जरदारी साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, उनको मौका मिल रहा है, PTI को करने दो, नून लीग के वोट टूटेंगे, नून लीग के लोग टूटेंगे। लेकिन असल में नून लीग के लोग नहीं टूटे, असल में पीपल्स पार्टी के ही लोग टूटे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था 2013 के टाइम पर। तो ना 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ना 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी। 2023 में अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बनती है। और जहां तक एतमाद की बात रही, एतमाद का आलम ऐसे सिर्फ अगर आपने देख चखनी हो, चावल आपने चखने हैं, बिरयानी अच्छी बनी है नहीं बनी है, ऊपर से 2 दाने उठा के चखें, आप हालत ये देखें ट्रस्ट का आलम, ट्रस्ट का। मैं बस 2 एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करूंगी, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, बढ़िया गल्ला कर लेती हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। 2 छोटी छोटी बातें। एतमाद का आलम तो ये है कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब फौज से ही है ना, ये उन लोगों में शामिल थे जिनके नाम पैनामा के टाइम पर, एक टाइम पर जब डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर सियासी मामलात पर पेशनगोइयाँ करनी होती थी, बातचीत करनी होती थी, तो इनका अप्रूव्ड नाम आता था अमजद शुएब साहब का इदारे की तरफ से कि भाई ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, ये लिस्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन है जो टेलीविजन पर जाके हमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहाँ पे आलम वो भी अपने बंदे के साथ ही इनका वैर हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी बात कह दी है जो कि फ़ौज को या इदारे को सूट नहीं करती। मुझे नहीं पता ठीक किया गलत किया, ना मैंने वो प्रोग्राम देखा, ना मैंने देखना है, ना मैंने वो करना। मैंने तो सिर्फ ये खबर सुनी, कहीं पढ़ी मैंने, तो मैंने कहा कि जी मैं आपको इसके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि देखें ये मजदी पैन होती है। अब अमजद साहब हैं, उनका इदारा है, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, रिटायर हो गए तो सो वॉट, इदारे से ताल्लुक़ थोड़ी ना टूटता, इदारा जाने ये जाने। लेकिन ट्रस्ट का आलम यह है कि आपस में ही फटे पड़े हैं। उधर से आप नासरा इकबाल साहिबा को तो जानते हैं, कितना बड़ा नाम है,
चले, जो नहीं जानते वेरी क्विकली आपको बता देती हूँ। वैसे ऐसा कोई है नहीं जो उनको नहीं जानता होगा, बड़ी मतलब बहुत एजुकेटेड, वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी। और सबसे बड़ी बात है, एक सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर सेनेटर बने हैं, उनकी वालदा मोहतरमा है। और उससे भी अगर मैं एक लेवल ऊपर जाऊँ तो इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, द ग्रेट पोइट, पाकिस्तान के तो मतलब हमारे तो वो सुपर हीरो हैं, उनकी बहू हैं ये। इनका आलम आप ये देख लें कि ये कह रही हैं कि जी मैंने अपने बेटे को मना किया था कि अरे भाई तू जेल क्यों जा रहा है, आप मत जाएं, ये जेल भरो तहरीक में शरीक होने से मैंने वलीद को मना किया था। अब जब इन्होंने खुद से शिरकत की है तो अब आप इस चीज़ को भुगते हैं। वो ये कह रही हैं कि जी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अवाम के खर्चे पर जेल में बैठने की हिकमत मेरी समझ से बालातर है। अच्छा, ये बातें कह दी, जो लाइन दे के गई ना, ओए होए होए होए, मतलब एक जुमले ने, नासरा इकबाल साहिबा के एक जुमले ने इमरान खान का जो ये हवा है ना, इमरान खान और उसकी जेल भरो तहरीक, उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो क्या कह रही है, जो लीडर बना बैठा है ना, वो तो जमानत लेके घर बैठा है। वो क्या कहते हैं, बड़ा लीडर बना फिरता है जो जेल से डरता है, या बड़ा लीडर बना फिरता है जो जमानत लेके घर बैठता है। ये तो हाल है इनका ट्रस्ट का। तो ऐसे में दूसरे लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे जो ऑलरेडी डसे हुए हैं इनसे। तो भाई पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यही होने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द वीनर सलीम शो में मिलते हैं।